अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज जो है बिलाखिर 3 दरख्वास्तों पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत से तहरीरी हुक्मनामा सामने आ चुका है। ये तीनों दरख्वास्तें मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दायर की गई थी। तहरीरी हुक्मनामा सामने आने के बाद अदालत ने क्या क्या अहकामात जारी किए हैं, यानी कि 2 दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, 1 दरख्वास्त मंजूर हुई है। उसमें अदालत ने किन वजूहात की बुनियाद पर दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर को ज़मानत दी है, वो सारी तफसीलात सबसे पहले आप तक पहुँचाने लगे। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। 3 दरख्वास्तें, 3 अलग अलग फ़ैसले। अदालत ने सबसे पहले मुलाकात की दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला जारी किया है, उसमें क्या वजूहात रखी हैं कि मुल्ज़िम ज़हीर जो है वो मुग़विया बच्ची जो है, कमसन बच्ची, उससे मुलाकात नहीं कर सकता। क्या वजह रखी है, मुल्ज़िम की क्या ख्वाहिश थी, और वो जो हमारे नाज़रीन तक जो बात है, असल अंदर की बात है, वो बताइएगा। जी शायद सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त अदालत में दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो हस्बैंड हैं विक्टिम के और वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और उनके विक्टिम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और लिहाजा कोई पाबंदी नहीं है कानून की नज़र में और ज़हीर को विक्टिम से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उस पर सरकारी वकील ने भी उसकी मुखालफत की कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। ये तमाम चीज़ें जो है वो अदालत ने सुनने के बाद, जो भी फ़रीक़ैन थे उनको सुनने के बाद अदालत ने जो ऑपरेटिव पार्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अदालत ने कहा है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द एक्यूज़ फेल्ड टू शो द पर्पस ऑफ द मीटिंग एक्यूज़ ज़हीर with victim through clear direction are issued on order dated 27/7/2022। यानी कि अदालत ने यह कहा है कि मुल्ज़िम ज़हीर के जो वकील हैं वो मग़विया से जो है वो मीटिंग के हवाले से वजूहात या मकसद बताने में जो है वो नाकाम रहे हैं। अदालत ने जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 27/7 को एक क्लियर ऑर्डर पास किया था। जैसा कि आपको पता है कि शेल्टर होम को ये डायरेक्शन दी थी कि अदालती इजाज़त के बगैर किसी को भी जो है वो विक्टिम से मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी, और जब भी विक्टिम को कस्टडी मूव की जाएगी तो अदालती मुतलका अदालत या कॉम्पिटेंट फोरम जो है वो डायरेक्शन देगी और उसके बाद जो है वो मुलाकात की इजाज़त देगी। तो लिहाजा जो मुल्ज़िम के वकील हैं वो अदालत को मकसद या पर्पस मीटिंग का बताने में नाकाम रहे हैं, तो लिहाजा अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा है कि इन व्यू ऑफ अबव डिस्कशन and relevant provision of law laid down in prevention of trafficking in persons act 2018 and rules 2020 and anti-rape investigation and trial act 2021, its rule application stand dismiss. However, tentative assessment is made by this court shall not be prejudice this case of either of the parties। तो अदालत ने इन तमाम कानून का हवाला देते हुए मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से जो मग़विया से मुलाकात की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो बेल एप्लीकेशन मूव की गई थी 2 मुल्ज़मान की जानिब से, जिसमें ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद, ये बेल एप्लीकेशन जो है वो मूव की गई थी। उसके बाद अदालत ने ऑपरेटिव पार्ट जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अदालत ने कहा है कि ऊपर जो भी फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद जो है वो दोनों मुल्ज़मान को 2-2 लाख रुपए में जो है वो ज़मानत दी जा रही है, और जो मुल्ज़मान की जो ज़मानत है वो मंजूर की जाती है। रिलीज़ ऑफ एक्यूज़ इज़ ऑन बेल इज़ नॉट मीन टू गिव फेवर ऑफ एक्यूज़। यानी मुल्ज़मान अगर ज़मानत पर रिहा हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्ज़मान को छूट गया, केस से उनकी जान छूट गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़मानत का मतलब केस से रिहाई नहीं बल्कि आर्जी ज़मानत है, आर्जी रिलीफ है। हाँ, रिलीज़ ऑफ एक्यूज़ ऑन बेल इज़ अमाउंट टू गिव is not mean to give favor to accused but make him face the trial। ट्रायल का सामना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फेवर दी जा रही है। और उनका यह कहना है कि इनको जो है ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो केस से जो है वो बरी हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि लेकिन ये एक जुडिशल कस्टडी जो है वो ट्रांसफ़र की जाए एक पर्सन की, जो हर समात पे जो है वो अदालत में पेश होंगे। और अगर प्रोसिक्यूशन, अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन इस ऑर्डर से मुतमईन नहीं है और वो इसको जो है वो चैलेंज करना चाहे तो कानून के मुताबिक इस ज़मानत दिए जाने के फ़ैसले को जो है वो अपीलेट
बेंच में जो है बड़े फैसलों यानी कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो चाहें तो वो चैलेंज कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन डज नॉट कोऑपरेट विद और अगर मुलजमान जो है वो कोई एविडेंस वगैरह टैंपर करने की कोशिश करें तो इस तरह की चीज़ें हों तो इन हालात में जो है मुलजमान की बेल कैंसिलेशन के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। ये बेल किसी भी जगह किसी भी वक्त अगर महसूस किया जाता है कि मुलजमान कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ज़मानत का तो उस ज़मानत की उसकी ज़मानत को ट्रायल कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया जा सकता है कि मुलजमान कोई फ़ायदा उठा रहे हैं ज़मानत का, नुकसान पहुँचा रहे हैं केस को, ट्रायल को, तो दोबारा से अदालत से रुजू किया जा सकता है। बिल्कुल कि एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे, पेश नहीं हो रहे, तो इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो मुलजमान की जो ज़मानत जो दी गई है वो जो है वो कैंसिल हो सकती है। अगर इस तरह की कोई वजूहत होती हैं तो आपको पता है कि इस तरह की कंडीशंस में यही होता है कि मुलजमान अगर ट्रायल फेस नहीं करते या कहीं भी लगता है कि वो अपनी इस बेल को जो है वो बेल की राइट को जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाया जा सकता है। और बहुत सारे मुलजमान की बेलें कैंसिल भी हुई हैं, आपने माजी में देखा होगा इस तरह के केसेस में। अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी जो एप्लीकेशन थी उसमें मगविया का 164 का बयान रिकॉर्ड कराने की जो दरख्वास्त दायर की गई थी। द ऑर्डर शेल डिस्पोज्ड of application recording statement under section 164 allegedly victim Dua Zira moved by learned counsel of the accused praying that the lawful and legal procedure to be adopted recording the statement 164। ये 164 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी अदालत ने जो है वो मुस्तरद की है। और इसका ऑपरेटिव पार्ट मैं आपके पढ़ के बताता हूँ कि पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC इज़ कंसर्न a magistrate can record any statement or confession made to him in the course of any investigation at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial. In this case, learned counsel of the accused has stressed upon recording of the statement, but recording reveals that the previously voluntary statement under section 164 was already recorded by the learned judicial magistrate investigation has submitted। हाँ, तो अदालत ने यही कहा है कि विक्टिम का जो 164 का बयान था वो पहले रिकॉर्ड हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने केस का चालान भी जो है वो जमा करा दिया गया है। लिहाजा अब जो है इस मगविया का जो 164 का बयान है उसका जो मकसद है वो भी पूर शेल भी हेंस नो पर्पज़ शेल भी, तो यानी कि अब इसका कोई मकसद नहीं है कि मगविया का जो दोबारा बयान है वो रिकॉर्ड किया जाए। लिहाजा तमाम जो डिस्कशन हुई है, तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये 164 का बयान रिकॉर्ड करने की जो दरख्वास्त थी ये भी मुस्तरद कर दी है। यानी कि आज 3 दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया गया है, जिसमें पहली दरख्वास्त जो थी मुलाकात की वो अदालत ने डिसमिस की क्योंकि उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का 27/7/2022 का जो ऑर्डर है वो डायरेक्शन है कि शेल्टर होम जो है वो किसी को भी अदालत की इजाज़त के बगैर मगविया से मिलने की इजाज़त नहीं देगा। तो इस वजह से जो है वो अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद की है, उसके साथ बेल ग्रांट की गई है, लेकिन उसके साथ साथ अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी हैं कि इस बेल को जो है ये ना समझा जाए कि मुलजमान को केस से बरी कर दिया गया है, वो हर समात पे पेश होंगे और कहीं भी प्रोसिक्यूशन को अगर फील हो कि मुलजमान इसका मिसयूज़ कर रहे हैं बेल का तो वो कैंसिलेशन के लिए भी जा सकते हैं। और आखिर में जो तीसरी दरख्वास्त है मगविया का 164 का बयान रिकॉर्ड कराने की, वो भी अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है कि मगविया का बयान पहले हो चुका है, लिहाजा अब कोई मकसद नहीं है कि उनका दोबारा बयान रिकॉर्ड कराया जाए। प्रोसिक्यूशन ने जो है वो इस ज़मानत की मुखालफत की थी, वो नहीं चाहती थी कि बेल हो। मुद्दई मुकदमा के वकील जिब्रान नासिर ने भी भरपूर मुखालफत की, लेकिन 364A जो कि नाकाबिल ज़मानत जो है वो सेक्शन है, तो उसके बावजूद लोग सवाल कर रहे हैं कि अदालत ने किन वजूहात की बुनियाद पर ज़मानत मंजूर की। इसमें भी जो हमने ऑर्डर पढ़ा, जो आपने वजाहत की, तफसीलात बताई, उससे भी क्लियर कट नहीं लग रहा कि अदालत ने क्या वजह थी जो मुल्ज़मान को ज़मानत दी, यानी कि ज़मानत देने की असल वजह क्या है वो अब तक समझ नहीं आ रही। यकीनी तौर पर ये फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज होंगे, मुद्दई की जानब से भी चैलेंज होंगे, जो मुल्ज़मान के खिलाफ आया है वो भी यकीनी तौर पर चैलेंज करेंगे। लेकिन असल अदालत में क्या वजह हुई कि अदालत 364A की मौजूदगी में कैसे मुल्ज़मान को ज़मानत देगी, यानी कि बुनियादी तौर पर एक जुर्म है अगवा, बाकी सारे जुर्म तो एडिशनल हैं, वो बाद में शुरू हुए बाद में,
تو ایک اغوا جب موجود ہے اور اس نیت سے کہ بچی کو نقصان پہنچایا جائے تو پھر ضمانت کیسے دے دی؟ اس کی کوئی وجہ عدالت نے لکھی ہے اپنے اس حکم نامے دیکھیں میں؟ یہ پیرا نمبر 12 ہے جو آرڈر ہے ہمارے پاس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکشن 363 368 پی پی سی سیکشن 3 سب سیکشن 2 4B پی ٹی پی ایکٹ 2018 سیکشن 4 آف دا سن چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ ڈو ناٹ فال ود دا پروہیبٹری کلوز of section 497 CF ground bills is like in case rule and refusal exemption probably does not settle principle over a law that at bail stage only lesser punishment is to be considered. عدالت نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ممنوع کلوز نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے، لہٰذا عدالت کے سامنے جو بھی سائٹیشنز جو عدالتی نظیریں جو کوٹ کی گئی ہیں اس کے مطابق عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس سیکشن کی موجودگی اور تمام سیکشنز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، لیکن اس ڈیٹیل آرڈرز کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور عدالت نے اس میں یہی کہا ہے کہ ان سیکشنز کی موجودگی کیونکہ یہ اس میں نہیں آتی ہیں پروہیبٹری کلاس میں، تو اس وجہ سے جو ہے ان ملزمان کو جو ہے وہ ضمانت دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مزید کچھ چیزیں آئیں گی تو وہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں جو ہے وہ اس میں آپ بتا دیجیے گا، مزید اس کا باریک بینی سے اس آرڈر کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ریزنز اور وجوہات ہیں جس کی بنا پر عدالت نے ملزمان کو بیل گرانٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے امین، آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ یہ طویل آرڈر ہے، 11 صفحات پر مشتمل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابتدائی سماعت یا ابتدائی جو آرڈر تھا، حکم نامہ تھا جو اوپن کورٹ میں سنایا گیا تھا، اس کے بعد ہم نے ویڈیو رکھی، اس کے بعد پھر لوگوں نے سوالات کیے، تو میں نے کوشش کی جیسے ہی آرڈر ہے تو آپ تک اس کے فیکٹس اور حقائق پہنچاؤں، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا، جو ملزمان کی ضمانت منظور ہوئی ہے چاہے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے منظور ہوئی ہے، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اس پہ مشاورت جاری ہے، آرڈر کا تفصیلی سے باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد، اور اس کے بعد پھر جو نکاح خوان اور گواہ جن کی ضمانت ہائی کورٹ نے منظور کی تھی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، درخواست تیار کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر 2-4 دن میں آپ دیکھیں گے کہ ان ملزمان کی جو ضمانت ہے ان کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ باقی جو وجوہات ہیں کہ بچی کا اسٹیٹمنٹ اور ساری چیزیں دیکھیں، بچی کا اسٹیٹمنٹ، ملزمان کی کا جو ایک عدالت سے رویہ، کردار، پولیس سے یہ وہ، تو ساری چیزیں تو یہ ثابت ہوئی ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا ملزمان کی طرف سے، اغوا بھی ہوا ہے، CDR بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، یعنی کہ جو بچی کے بیان کی وجہ سے بھی اگر یہ ضمانت منظور ہوئی ہے یا اس کو گراؤنڈ بنایا گیا ہے تو بچی کا بیان تو غلط ثابت ہوا انویسٹیگیشن کی وجہ سے کہ ملزمان آئے تھے، CDR بھی، اور اس کے بعد 3 مہینے پہلے کی میں ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ خود تسلیم کر رہی ہیں کہ ظہیر اور شبیر یہاں سے بچی کو ساتھ لے کے گئے تھے، ان کی والدہ بھی ساتھ موجود تھی، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود اگر یہ ضمانت منظور کی گئی ہے تو یقینی طور پر ضمانت کی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی جائیں گی، چونکہ یہ پہلے بھی ہم تذکرہ کرتے آئے ہیں کہ وکلا کے پاس بھی کوئی گراؤنڈز یا کوئی نظیریں ایسی موجود نہیں ہیں کہ پہلے سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کے تحت جن ملزمان کی شادیوں کے حوالے سے عدالتوں میں کیسز آئے ہیں تو اس میں عدالتوں نے ان کے حق میں جو فیصلے دیے ہیں، یعنی کہ ملزمان کو طویل عرصے تک جیل میں نہیں رکھا گیا، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ ملزمان کو ضمانت مل گئی ہے۔ تفصیلی فیصلہ اور اس کی مزید جو باریک بینی ہے اس کی تفصیلات کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بچی کہیں نہیں جا رہی، تسلی رکھیے، رکیے، اور نہ ہی ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، یہ ضمانت ملی ہے لیکن وہ جیل کی ہوا بھی انہوں نے کھا لی ہے، اور ساری جو ان کا جھوٹ تھا وہ مکمل طور پر بے نقاب بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ اس فیصلے کو لے کے دنیا بھر میں جو لوگ کنیکٹڈ ہیں وہ کافی اشتعال بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، مشتعل بھی ہیں، اور جو پاکستانی قوانین ہیں، جو ایک فرسودہ نظام ہے، عدل ہے، اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ بالآخر کب ایسے ملزمان کو سزائیں دی جائیں گی، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا جو کم سن بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے اوپر اگر کیسز بنتے ہیں تو بچی تو شیلٹر ہوم یا دارالعمان یا رو دھو کے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، ملزمان پھر اسی طرح مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو کب جو ہے قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، اس پہ ماں باپ جو ہے کافی ان کا کنسرن بھی ہیں، اور وہ کافی جو ہے وہ اس پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان سوالوں کے جواب ضرور دیں گے ان ماں باپ کو جو سوالات اٹھا رہے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے اوپر، ہماری تفتیش کار اداروں کے اوپر اور تحقیقاتی اداروں کے اوپر جو اپنی عوام اور اپنی بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں اب تک ناکام ہے۔